हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी के बीच उपस्थित हूं। आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 मार्च 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में रहे। दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और डीडी न्यूज, एएनआई इत्यादि महत्वपूर्ण वेबसाइटों पर रही महत्वपूर्ण खबरों को यहाँ पर समाहित किया जाता है। इससे आपके प्रीलिम्स के फैक्ट भी तैयार हो जाते हैं और मेन्स के लिए डाटा भी तैयार हो जाता है। देखिए, मैं आपको एक सूचना देता हूँ। सूचना आप सबको पता ही चल गया होगा। आरओ की जो परीक्षा है वो 27 जुलाई को प्रस्तावित है। ठीक है, 27 जुलाई को आरओ की परीक्षा प्रस्तावित है। और किसी भी परीक्षा के लिए सबसे खास चीज क्या होती है कि जो पिछले 6 महीने के करंट अफेयर होते हैं, यूपी पीसीएस का ट्रेंड है जो पिछले 6 महीने के जो करंट अफेयर होते हैं, एक सेकेंड, 6 माह का जो करंट अफेयर होता है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट होता है ये करंट अफेयर। और यहां देखा जाए, हम लोग डेली करंट अफेयर की जो चर्चा करते हैं, ये डेली करंट अफेयर आपके आरओ परीक्षा के लिए रामबाण साबित होने वाला है। देखा जाए तो ये जो क्लास होती है, ये क्लास ऐसी क्लास है कि अब की बार आरओ पार उस वाली सिचुएशन में ये क्लास आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। और आप इस क्लास को डेली रेगुलर फॉलो करते रहिए, रेगुलर आप इसका वीडियोस देखते रहिए। पीपीटी टेस्ट, फिर उसके बाद में जैसे पीडीएफ है, सारी चीजें आपको उपलब्ध होती है। और ये सारी चीजें कैसे उपलब्ध होंगी, इन सारी चीजों को अवेल करने के लिए आप यहाँ पर हमारे जो करंट अफेयर का पैकेज है इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, वीडियोस तो आपको डेली फ्री में यूट्यूब पर मिल जाता है, ठीक है, लेकिन अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं, इस वीडियो का जो पीपीटी है, क्लास पीडीएफ है, ये सारी चीजें प्राप्त करना चाहते हैं, तो फरवरी जो मार्च महीने का पैकेज है, मार्च महीने के पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करेंगे मैं ये आपको बता देता हूं कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप गूगल ओपन करिएगा और यहां पर SSGCP समसामयिक घटना चक्र पब्लिकेशन सर्च करेंगे, हमारा होम पेज खुल जाएगा। होम पेज पर जाएंगे तो यहाँ वीडियोस लेक्चर में जाइएगा। वीडियो लेक्चर जो ओपन करेंगे तो जस्ट न्यू रिलीज में सबसे पहला है मार्च, ठीक है, मार्च 2025, फरवरी 2025। ये पैकेज जो हमारा स्टार्ट हुआ था ये फरवरी से स्टार्ट हुआ था। हमने हर महीने आपको पर डे क्विज भी हम देते हैं। क्विज के बाद में जो प्रिंटेबल पीडीएफ होता है वो भी देते हैं, क्लास पीपीटी भी देते हैं, वीडियो लेक्चर भी देते हैं, और महीने के एंड में पूरा कंपाइल पीडीएफ भी देते हैं और कंपाइल जो क्वेश्चन क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को भी देते हैं। और सारा मैटर जो होता है हमारा बाइलिंगुअल होता है, यानी कि हिंदी इंग्लिश का कोई बैरियर नहीं है। और खास बात क्या है कि ये पूरा पैकेज आपका मात्र 25 रुपए में है, और वो 25 भी आपको पे नहीं करना है, कॉइन लगा के आप इसको 18 रुपए में अवेल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वीडियोस ऐप के माध्यम से मिल जाएगा, पीडीएफ आप हमारे पीपीटी जो होती है वो ऐप पर पढ़ सकते हैं। टेस्ट जो है ये लाइव टेस्ट होता है, ऑल इंडिया रैंकिंग के अनुसार इसको आप दे सकते हैं आराम से टेस्ट। ये सारी चीजें हम आपको 18 रुपए में मिल जाएगी, ठीक है। तो ये थी जानकारी। और रेगुलर आप इस वीडियो को फॉलो करते रहिए, आरओ वाले खासकर, ठीक है। जो बदलता ट्रेंड है उसमें अब वन लाइनर क्वेश्चन जो होते हैं वैसा ट्रेंड नहीं रह गया है आरओ में भी। पीसीएस की तरह ही आरओ का जो प्रश्न होगा, जैसे पीसीएस 2024 का आपने परीक्षा देखा, एक नया पैटर्न देखा, सेम वही पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है आरओ में। वन लाइनर से ऊपर उठिए और डिटेल में करंट अफेयर भी पढ़ना स्टार्ट करिए, और वो डिटेल करंट अफेयर आपको इस 7:30 बजे की वीडियो में मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए चर्चा करते हैं, देखते हैं सबसे पहली खबर को चर्चा करने से पहले हम देखेंगे महत्वपूर्ण दिवस। कौन सा महत्वपूर्ण दिवस है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है और आज के लिए इंपॉर्टेंट है। देखा जाए यहाँ पर प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को, यानी आज के दिन, देखा जाए कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, ठीक है। विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है कब? 20 मार्च को मनाया जाता है, ये चीज जाने रहिएगा। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 2010 में नेचर फॉरएवर संस्था के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। विश्व गौरैया दिवस मनाए जाने की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? 2010 में विश्व गौरैया दिवस मनाए जाने की शुरुआत नेचर फॉरएवर संस्था के द्वारा की गई थी, ठीक है। आगे हम बात करें, वर्तमान में विश्व गौरैया दिवस 50 से अधिक देशों में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गौरैया संरक्षण के प्रति जन जागरूकता को बढ़ाना इसका मूल उद्देश्य है जो गौरैया दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब गौरैया संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए दिल्ली सरकार द्वारा वर्ष 2012 में जो गौरैया है इसको राज्य पक्षी घोषित किया गया था, ठीक है। यानी कि जाने रहिए, जो दिल्ली है, दिल्ली की राज्य पक्षी, राजकीय पक्षी कौन सी है? दिल्ली की राजकीय पक्षी है गौरैया। और गौरैया को दिल्ली के द्वारा राजकीय पक्षी कब घोषित किया गया था? वर्ष 2010 में घोषित किया गया था। ये पॉइंट आप जाने रहिएगा, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इतने पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, परीक्षा में आपसे पूछा भी जा चुका है पीवाईक्यू में, ठीक है। ये पॉइंट आपसे पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है गौरैया दिवस के बारे में, ठीक है। और ये कहां पूछा गया है मैं आपको बता दूं, बीपीएससी में पूछा गया है, एमपीपीसीएस 2018, 64th बीपीएससी,
में ये पॉइंट पूछे जा चुके हैं आपसे विश्व गौरैया दिवस के बारे में, जाने रहिएगा, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। चलिए अगली खबर पर देखें तो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी। अब नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? एएनआरएफ के। तो एएनआरएफ के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं शिव राम कुमार कल्याण रमन। ठीक है, तो डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन ये बने हैं अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के नए कार्यकारी यानी कि सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, सीईओ बने हैं। कौन बने हैं? इनका नाम है शिव कुमार कल्याण रमन, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के नए कार्यकारी अधिकारी बने हैं। उन्होंने प्रोफेसर अभय करंदीकर का स्थान लिया। किसका स्थान लिया है? अभय करंदीकर का इन्होंने स्थान लिया है। और बात करें हम डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनने से पूर्व माइक्रोसॉफ्ट एशिया के ऊर्जा उद्योग के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी थे। ठीक है, यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट है इसमें देखा जाए तो एशिया में ऊर्जा उद्योग में मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में शिव कुमार कल्याण रमन कार्य कर चुके हैं। ठीक है, अब इनको बना दिया गया है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का सीईओ। ठीक है, नियुक्तियों में ये सेक्शन याद रखिएगा, नियुक्ति के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं, राष्ट्रीय नियुक्तियों के दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट है। एसएससी, बैंक, रेलवे, हर जगह नियुक्तियों से संबंधित क्वेश्चन आते ही आते हैं। पीसीएस भी नियुक्ति से दो क्वेश्चन हमेशा पूछता ही है, राष्ट्रीय नियुक्ति हो, अंतरराष्ट्रीय नियुक्ति हो। जैसे किसी देश के कोई नए राष्ट्रपति बने और भारत का उस देश के साथ संबंध बहुत अच्छा है तो वहां राष्ट्रपति का नाम भी पूछ लेता है, और उसी पॉइंट से रिलेटेड वो स्टैटिक जीके में उस देश की राजधानी या उस देश के बॉर्डर से संबंधित सवाल भी पूछता रहता है। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा, नियुक्तियों के संदर्भ में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला खबर देखें, इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए क्वाड महामारी तैयारी कार्यशाला का आयोजन। देखा जाए यहां पर पॉइंट क्या है, इस कार्यशाला का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल द्वारा किया गया। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है इस कार्यशाला का आयोजन? तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए क्वाड महामारी तैयारी कार्यशाला का आयोजन किया गया, और इसका आयोजन जो हुआ था उस आयोजन का उद्घाटन अनुप्रिया पटेल ने किया। और अनुप्रिया पटेल कौन है? तो ये केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री हैं। ठीक है, राज्य मंत्री हैं। आगे चर्चा करें, ये इस कार्यशाला का आयोजन, जो ये कार्यशाला थी, इस कार्यशाला का आयोजन कब किया गया? तो इस कार्यशाला का आयोजन किया गया 17 से 19 मार्च 2025 तक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं विदेश मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। ठीक है, यानी कि जो ये कार्यशाला थी क्वाड कार्यशाला, अब इस क्वाड कार्यशाला का आयोजन कब किया गया था? तो 17 से 19 मार्च 2025 के बीच में इसका आयोजन किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। परीक्षा में आपसे पूछ सकता है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए क्वाड महामारी तैयारी कार्यशाला का आयोजन विदेश मंत्रालय तथा अन्य किस मंत्रालय के द्वारा मिलकर किया गया? तो दोनों मंत्रालय का नाम जरूर याद रखिएगा कि स्वास्थ्य मंत्रालय और विदेश मंत्रालय। चलिए, इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो महामारी से निपटने के लिए वैश्विक रूपरेखा को मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, ये करना यहां लिख गया है, यहां होगा। ठीक है, जो मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य यही था कि जो वैश्विक रूपरेखा है महामारी से निपटने के लिए उसको और ज्यादा मजबूती कैसे प्रदान की जाए। आगे देखें, कार्यशाला में क्वाड के सदस्य देशों सहित 15 इंडो पैसिफिक देशों के 36 प्रतिनिधि यहां पर शामिल हुए। देखिए, क्वाड के प्रतिनिधि तो शामिल ही हुए। क्वाड में कौन कौन से देश हैं? क्वाड में 4 देश हैं। कौन कौन से? भारत, उसके बाद देखें जापान, उसके बाद देखें ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद चौथा देश कौन सा है? यूएसए। तो इन 4 देशों के सदस्य तो शामिल ही हुए। ठीक है, इनके साथ साथ में 15 जो इंडो पैसिफिक हिंद प्रशांत क्षेत्र है उन देशों के 36 प्रतिनिधि भी यहां पर शामिल हुए। तो टोटल 40 प्रतिनिधि इस कार्यशाला में सम्मिलित हुए थे। अगली खबर पे चर्चा करें तो उत्तराखंड में अधिसूचनाओं में विक्रम संवत का उल्लेख करना अब अनिवार्य हो गया है। जो वहां की अधिसूचनाएं जारी की जाती हैं तो पहले क्या होता था, डेट डाल दिया जाता था कि इस तारीख को यह अधिसूचना जारी की गई, लेकिन अब उत्तराखंड सरकार में देखा जाए तो अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विक्रम संवत जो है उसको मेंशन किया जाएगा। ठीक है, देखा जाए यहां पर पॉइंट क्या है, तो पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकारी कार्यों में भारतीय संस्कृति और परंपरा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तराखंड सरकार द्वारा एक नया नियम जारी किया गया है। और नए नियम के अनुसार बताया क्या गया है कि सरकारी अधिसूचनाओं, गजट, नोटिफिकेशन, उद्घाटन पट्टिकाओं और शिलान्यास शिलाओं पर विक्रम संवत और हिंदू माह अनिवार्य रूप से अंकित होगा। यानी कि
जो हिंदू माह होता है, हिंदू माह को लिखा जाएगा, साथ ही साथ विक्रम संवत को लिखा जाना अनिवार्य कर दिया गया है। परीक्षा में आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है। और ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट किस दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूके पीसीएस, यूके पीसीएस का अभी देखा जाए तो लोअर पीसीएस का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। उसके बाद अपर पीसीएस का भी एग्जाम प्रस्तावित है। उसके बाद देखा जाए तो अभी मेंस हो चुका है, इंटरव्यू जैसे इंटरव्यू कॉल आएगा तो इंटरव्यू के लिए भी देखा जाए तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहां से संबंधित क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो रहा है वहां पर, और एफआरओ इत्यादि एग्जाम हो रहे हैं। तो जो भी पॉइंट ऐसे किसी राज्य स्पेसिफिक न्यूज होती है उनको उस राज्य से रिलेट करके आप जरूर पढ़ा करिए कि उस राज्य के विशेष से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप उस राज्य में परीक्षा देने जा रहे हैं, जैसे हिंदी भाषी क्षेत्रों में होता क्या है कि जो यूपी के बच्चे वो बिहार पीसीएस देने जाते हैं, एमपी पीसीएस देने जाते हैं, उत्तराखंड पीसीएस देने जाते हैं, तो उन सब के लिए ये सारे न्यूज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगली खबर देखें। इसरो और एससीएल ने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है। किसके द्वारा विकसित किया गया है और कितने बिट का? तो 32 बिट का है। पहले 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर यूज किया जाता था, लेकिन अब 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर यूज किया जाएगा। और ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसरो और एससीएल के द्वारा मिलकर विकसित किया गया है, ठीक है। पॉइंट्स पर चर्चा करें तो इसरो ने सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला चंडीगढ़ के साथ मिलकर दो स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर, इसका नाम क्या है? विक्रम 3201 और कल्पना 3201, इसको विकसित किया है। अब यहां पर नाम जरूर याद रखिएगा, विक्रम और कल्पना, विक्रम कल्पना। और इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए 32 बिट का तो ये है, 32 बिट का है, 01 क्यों लिखा है? आपने जब पढ़ा होगा कंप्यूटर के बारे में, जो कंप्यूटर होती है, कंप्यूटर कौन सी भाषा समझती है? बाइनरी भाषा समझती है। और बाइनरी भाषा जो होती है उसमें 0 और 1, ठीक है, 0 और 1, ये 0 और 1 के लैंग्वेज में ही सारी चीजें समझता है कंप्यूटर। इसी वजह से देखा जाए तो इसको नाम दिया गया है 3201, विक्रम 3201 और कल्पना 3201, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। कौन कौन से माइक्रो प्रोसेसर विकसित किए गए हैं? पहला ये होता था 1601, 1601 होता था, ठीक है। अब कितना हो गया? 3201 हो गया। जैसे ही 64 बिट का विकसित कर लेगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा? कुछ भी नाम रखा जाएगा तो नाम रखने के आगे उसमें लिखा जाएगा 6401। तो उसी प्रकार से विक्रम 3201, कल्पना 3202, ठीक है। चलिए आगे देखें। यह माइक्रो प्रोसेसर प्रक्षेपण यानों के नेविगेशन और नियंत्रण में मदद करेगा। जो ये नेविगेशन और नियंत्रण में मदद करने के लिए ही कल्पना और विक्रम 3201 को विकसित किया गया है इसरो और एससीएल के द्वारा। एससीएल का मतलब सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला चंडीगढ़, इसके द्वारा विकसित किया गया है। आगे हम बात करें, विक्रम 3201 पूरी तरह से भारत में बना पहला 32 बिट प्रोसेसर है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि भारत में बना पहला 32 बिट प्रोसेसर कौन सा है? इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है विक्रम 3201, ठीक है, ये याद रखिएगा। विक्रम 3201 पूरी तरह से भारत में बना पहला, और जैसे ही आ जाए पहला वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। 3201 है, विक्रम 3201, ये भारत में बना पहला 32 बिट का प्रोसेसर है। आगे हम बात करें, इस कदम से इसरो को विदेशी प्रोसेसरों पर निर्भरता, जो निर्भरता थी वो कम हो जाएगी और अंतरिक्ष में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। जो इसरो की निर्भरता थी विदेशी प्रोसेसरों पर, वो निर्भरता धीरे धीरे कम होती जाएगी। और इसके बाद होगा क्या कि जो अंतरिक्ष क्षेत्र है, देश धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेगा इससे, ठीक है। अगले खबर पे चर्चा करें तो तेलंगाना राज्य सरकार की एक योजना है। इस योजना का नाम क्या है? तो इस योजना का नाम है राजीव युवा विकासम, ठीक है, राजीव युवा विकासम योजना है। अब यहां राजीव युवा विकासम स्कीम टू एम्पावर 5 लाख यूथ इन तेलंगाना। देखा जाए तो तेलंगाना में 5 लाख युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए और रोजगार से जोड़ने के लिए एक योजना लॉन्च की गई है। उस योजना का नाम क्या है? राजीव युवा विकासम योजना, ठीक है। यहां पर पॉइंट पर चर्चा करें तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने विधानसभा परिसर में राजीव युवा विकासम योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य राज्य में 5 लाख बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार का अवसर पैदा करना है, ठीक है। यहां पर देखा जाए 5 लाख जो बेरोजगार युवा हैं उनको एम्पावर करने के उद्देश्य से इस योजना को लॉन्च किया गया है। सरकार ने इस पहल के लिए 6000 करोड़ रुपए भी आवंटित किए। सरकार के द्वारा 6000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है इस योजना के लिए, जो युवा सशक्तिकरण और आर्थिक विकास पे अपनी प्रतिबद्धताओं को रेखांकित करता है। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 50,000 से लेकर 4 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिससे वो स्वरोजगार विकसित कर सके। अगर किसी स्वरोजगार को वो खोलना चाहते हैं या कोई उद्यम करना चाहते हैं, उस उद्यम के लिए तेलंगाना सरकार के द्वारा 50,000 से लेकर 4 लाख रुपए तक का
उनको वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। महत्वपूर्ण किस दृष्टिकोण से हो जाता है, परीक्षा में आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। राजीव युवा विकासम योजना निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार की योजना है? तमिलनाडु, तमिलनाडु, उसके बाद देखा जाए तेलंगाना, राजस्थान, या देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश परीक्षा में ऐसे ही ऑप्शन दे देगा आपको। योजना से रिलेटेड जो सवाल करंट अफेयर में पूछे जाते हैं वो ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। योजना का नाम दे देगा और पूछेगा कि वो किस राज्य सरकार की योजना है। तो योजना किस राज्य सरकार की है ये आपको बताना है। और यहाँ पर जैसे देखिए एक पॉइंट आप हमेशा याद रखिए, जहां जहां पर कांग्रेस की गवर्नमेंट है ना, कांग्रेस की गवर्नमेंट, वो ऐसे ही योजनाएं इंदिरा गांधी के नाम पर, राजीव गांधी के नाम पर, जवाहरलाल नेहरू के नाम पर, ऐसे नामों पर वो योजनाएं ज्यादातर रखती हैं। और जहां पर बीजेपी की सरकार है वो क्या करते हैं, वो या तो दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर रखते हैं, या श्यामाचरण जो श्यामाचरण थे उनके नाम पर रखते हैं, ठीक है, या फिर अटल बिहारी के नाम पर योजनाओं का नाम रखा जाता है। तो ऐसा कर रही है बीजेपी जो शासित राज्य है वहां पर, और जो कांग्रेस शासित राज्य है वो राजीव गांधी, फिर उसके बाद में देखा जाए जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी के नाम पर योजनाओं का नाम रखते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अगले खबर पर चर्चा करें तो कैबिनेट के द्वारा, जो केंद्रीय कैबिनेट है उसके द्वारा एक उर्वरक संयंत्र की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है। आइए जानते हैं। तो कैबिनेट ने असम में नामरूप 4, अब यहां पर देखा जाए नाम क्या है, नामरूप 4 उर्वरक संयंत्र की स्थापना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 मार्च को ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड नामरूप असम के मौजूदा परिसर में 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक यूरिया उत्पादन क्षमता के एक नए ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, तो ये कहां पर स्थापित किया जाएगा, नामरूप असम में स्थापित किया जाएगा। और ये ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स है, और कहां पर यह स्थापित किया जा रहा है, तो ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, का जो परिसर है उसी परिसर में इस ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स को स्थापित किया जाएगा। ये याद रखिएगा कि जो ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स है इसको कहां पर स्थापित किया जाएगा, नामरूप असम में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट के द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है। नए ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स कामरूप 4 उर्वरक संयंत्र की स्थापना नई निवेश नीति जो 2017 की थी ना, उसी के तहत की जा रही है। और जो नई निवेश नीति थी इसको 7 अक्टूबर 2014 में संशोधित किया गया था। यह जरूर याद रखिएगा कि नई निवेश नीति का संशोधन कब किया गया था, 2014 में किया गया था। और नई निवेश नीति कब आई थी, 2012 में आई थी। ठीक है, इसी के तहत संयुक्त उद्यम के माध्यम से इसकी स्थापना की जाएगी। आगे बात करें, नामरूप 4 परियोजना को चालू होने की संभावित समय सीमा 48 महीने, मतलब ये जो योजना है 48 महीने में चालू हो जाएगी। और इस प्रोजेक्ट से देश में विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में घरेलू यूरिया उत्पादन की क्षमता में वृद्धि देखी जाएगी। यह पूर्वोत्तर, बिहार, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड में यूरिया उर्वरकों की बढ़ती मांग को पूरा करेगा। जो नामरूप में उर्वरक संयंत्र स्थापित किया जा रहा है उसके द्वारा देखा जाए तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में, साथ ही साथ बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में जो यूरिया की मांग है उस मांग को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो जाएगा ये नामरूप असम का उर्वरक संयंत्र। ठीक है, जरूर याद रखिएगा, परीक्षा में से पूछा जा सकता है। आगे देखें, आदि रंग महोत्सव। अब ये आदि रंग महोत्सव जो है ये जनजातीय नृत्य, संगीत, नाट्य प्रस्तुति, संगोष्ठी एवं शिल्प कला प्रदर्शनी है। और इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है, संस्करण कौन सा है, सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहां पर देखा जाए तो ये एडिशन कौन सा है, ये 7th एडिशन है। और इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है, कब किया जा रहा है, ये भी जाने रहिए। तो इसका आयोजन कब किया जाएगा, 21 से 23 मार्च 2025 के बीच में आदि रंग महोत्सव का आयोजन होगा। कब होगा, 21 से 23 मार्च के बीच में आदि रंग महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। आयोजन स्थल क्या है, कहां पर इसका आयोजन किया जाएगा, तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय परिसर नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो कैंपस है न्यू दिल्ली का, वहीं पर इसका आयोजन किया जाएगा। आदि रंग महोत्सव, ये आदि महोत्सव से अलग है, आदि रंग महोत्सव है, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, आयोजनकर्ता कौन है, इसका आयोजन कौन कर रहा है, तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है बेसिकली। आगे देखें, भारत की जनजातीय समुदायों की अनूठी और बहुमुखी कला, संस्कृति और विरासत के जश्न मनाने के लिए आदि रंग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। क्यों इसका आयोजन किया जा रहा है,
जो जनजातीय समुदायों की अनूठी और बहुमुखी कला संस्कृति है तथा उनकी जो विरासत है उसी का जश्न मनाने के उद्देश्य से आदि रंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक, चलिए अगले पॉइंट पर चर्चा करें। उद्यम उत्सव का आयोजन, ये जो उद्यम उत्सव है, उद्यम उत्सव का आयोजन कहां पर किया जा रहा है, कब ये आयोजित होगा, इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा करें। तो जो ये उद्यम उत्सव है ये 20 मार्च से 30 मार्च 2025 तक राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में उद्यम उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। जो उद्यम उत्सव है इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है, राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में किया जा रहा है। कब किया जा रहा है इसका आयोजन, कब से कब तक, तो 20 मार्च से लेकर 30 मार्च 2025 तक इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, इस कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो इस कार्यक्रम का आयोजन सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, एमएसएमई के द्वारा, जो एमएसएमई मिनिस्ट्री है उसी के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश की जीवंत विरासत को नागरिकों के करीब लाकर एमएसएमई को सशक्त बनाना और प्रोत्साहित करना है। ठीक है, जो एमएसएमई सेक्टर है उस एमएसएमई सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए, जो नागरिकों से एमएसएमई का जुड़ाव है उसी को प्रदर्शित करने के लिए उद्यम उत्सव महोत्सव मनाया जाएगा। कहां पर, राष्ट्रपति भवन में आयोजन हो रहा है। कब होगा, ये 20 मार्च से शुरू हो रहा है, यानी आज से शुरू हो रहा है, 30 मार्च तक चलेगा। ठीक है, चलिए अगले खबर पे चर्चा करें। तो कालजयी अयोध्या साहित्य व कला उत्सव, जो कालजयी अयोध्या साहित्य व कला उत्सव है इसके बारे में जान लें। और ये यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, यहां पर चर्चा करें। 2 दिवसीय साहित्य व कला महोत्सव का आयोजन 21-22 मार्च 2025 को कालजयी अयोध्या साहित्य व कला उत्सव नाम से किया जा रहा है। ठीक है, किस नाम से किया जा रहा है, कालजयी अयोध्या साहित्य व कला उत्सव। ठीक है, इस नाम से 2 दिवसीय साहित्य व कला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कहां पर किया जा रहा है, अयोध्या में किया जा रहा है। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा, इसका उद्घाटन जो सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाएगा। यहां पर देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस उत्सव का उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के सहयोग से इस उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के सहयोग से इस उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, कालजयी साहित्य व कला उत्सव। ठीक है, चलो आगे बात करें। यह अयोध्या राजघराने के राज सदन में आयोजित होगा। इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा, अयोध्या में। तो अयोध्या राजघराना जो है वहीं के राज सदन में इस महोत्सव का या इस उत्सव का आयोजन किया जाएगा। और इस उत्सव में अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत को दिखाया जाएगा। ठीक है, जो अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत है उसी सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए कालजयी अयोध्या साहित्य व कला उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, कब से कब तक होगा, 21 और 22 मार्च का इसका आयोजन किया जाएगा। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें। बिल्ड भारत एक्सपो 2025। अब बिल्ड भारत एक्सपो 2025 है, यहां पर आप देख सकते हैं। इससे संबंधित जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स पर चर्चा करें तो 19 से 21 मार्च 2025 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में बिल्ड भारत एक्सपो 2025 का आयोजन किया जा रहा है। कहां पर किया जा रहा है, भारत मंडपम में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, भारत मंडपम में इसका आयोजन किया जा रहा है बिल्ड भारत महोत्सव का, बिल्ड भारत एक्सपो का। कब से कब तक चलेगा ये 19 मार्च को प्रारंभ हुआ और 21 मार्च तक ये चलेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। नई दिल्ली के भारत मंडपम में बिल्ड भारत एक्सपो 2025 का आयोजन किया गया, जो 19 मार्च से शुरू हुआ और 21 मार्च तक चलेगा। ठीक है, चलो आगे चर्चा करें। 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय तथा भारतीय उद्योग परिसंघ संयुक्त रूप से कर रही है। किसके द्वारा किया जा रहा है, तो याद रखिए ये 3 दिवसीय महोत्सव है, इसका आयोजन केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय, ठीक है, और भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। ठीक है, आगे चर्चा करें इस एक्सपो का उद्देश्य क्या है। तो इस एक्सपो का उद्देश्य भारत और खास तौर पर उत्तर भारत के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहित करना एवं विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में नवीनतम तकनीकों और व्यापारिक संभावनाओं को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। उत्तर भारत के जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम है इनको प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ही बिल्ड भारत एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, बिल्ड भारत एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। अब आगे चर्चा करें। इस एक्सपो में 34 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल हो रहे हैं। यहां पर देखा जाए 34 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल यहां पर सम्मिलित हो रहे हैं, ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। आगे देखें, भारत 2047 जलवायु लचीला भविष्य निर्माण सम्मेलन का आयोजन। अब भारत 2047
जलवायु लचीला भविष्य निर्माण सम्मेलन का आयोजन। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स इन पर चर्चा करें तो इसका शुभारंभ कब किया गया, तो 19 मार्च को इसका शुभारंभ हुआ था, ठीक है, और ये 22 मार्च तक चलेगा। तो यहां पर देखें 19 से 22 मार्च 2025 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत 2047 जलवायु लचीला भविष्य निर्माण विषय पर एक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय और अमेरिका की दो संस्थान, कौन कौन से, इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट एंड सस्टेनेबिलिटी और दूसरी संस्था कौन सी है, लक्ष्मी मित्तल एंड फैमिली साउथ एशिया इंस्टीट्यूट द्वारा मिलकर किया जा रहा है। किसके किसके द्वारा, यहां पर देखिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय कर रहा है, उसके साथ में हार्वर्ड विश्वविद्यालय, साथ ही साथ अमेरिका के दो अन्य संस्थान, कौन कौन से, इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट एंड सस्टेनेबिलिटी और साथ ही में लक्ष्मी मित्तल एंड फैमिली साउथ एशिया के द्वारा मिलकर इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। आगे देखें, यह सम्मेलन सरकार, शिक्षाविदों, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र और अन्य प्रासंगिक हितधारकों को एक साथ लाएगा ताकि जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए अत्यंत विषय, ठीक है, अंतः विषय संवाद और सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके। बेसिकली सभी लोगों के लिए एक साझा मंच के रूप में यह कार्य करेगा, जहां पर लोग आपसी संवाद और अंतः सहयोग के माध्यम से सहयोग को बढ़ावा दे और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों से निपटे जाने के लिए यहां पर वाद विवाद भी होगा, ठीक है, इस सम्मेलन में। तो इसी वजह से इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय इसका आयोजन कर रहा है। चलिए आगे देखें, और लास्ट पॉइंट क्या है हमारा 5G इनोवेशन हैकाथॉन 2025 की घोषणा। जो 5G इनोवेशन हैकाथॉन 2025 है, इसकी घोषणा कब की गई, तो 17 मार्च को केंद्रीय दूरसंचार विभाग, ठीक है, ने 5G इनोवेशन हैकाथॉन की घोषणा की है। और यहां पर बात करें, यह 5G इनोवेशन हैकाथॉन आगामी 6 महीने तक चलेगा, मतलब 6 महीने तक इस हैकाथॉन का आयोजन किया जाएगा। आगे देखें, हैकाथॉन का उद्देश्य सामाजिक और औद्योगिक चुनौतियों के समाधान के लिए अभिनव 5G संचालित समाधानों के विकल्प में तेजी लाना है। आगे देखें, छात्रों, स्टार्टअप्स और पेशेवरों के लिए आयोजित यह कार्यक्रम मेंटरशिप, फंडिंग और 100 से ज्यादा 5G यूज केस लैब तक पहुंच प्रदान करता है। जो ये हैकाथॉन है, ये क्या करता है, ये छात्रों, स्टार्टअप्स, पेशेवरों के लिए आयोजित एक कार्यक्रम है जिसमें मेंटरशिप, फंडिंग और 100 से ज्यादा 5G केस लैब तक पहुंच प्रदान करेगा छात्रों, स्टार्टअप और पेशेवरों को, ठीक है। आगे हम चर्चा करें, यह हैकाथॉन AI संचालित नेटवर्क के रखरखाव, इंटरनेट ऑफ थिंग सक्षम समाधान, 5G प्रसारण, स्मार्ट स्वास्थ्य, कृषि उद्योग, स्वचालन, गैर स्थलीय नेटवर्क, D2M, V2X और क्वांटम संचार जैसे प्रमुख 5G अनुप्रयोगों पर केंद्रित प्रस्ताव आमंत्रित करता है। जो यह हैकाथॉन है, ये 6 महीने तक चलेगा और यहां पर जो टेक्नोलॉजी है, विभिन्न AI टेक्नोलॉजी है, 5G टेक्नोलॉजी है और स्वास्थ्य, स्मार्ट स्वास्थ्य है, कृषि है, फिर उसके बाद देखा जाए इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, उन सभी क्षेत्रों में जो 5G अनुप्रयोग है उनके लिए जो केंद्रित प्रस्ताव है, उन केंद्रित प्रस्तावों को आमंत्रित करता है ये हैकाथॉन। यहाँ पर जो, जैसे आप मान लीजिए कि कृषि सेक्टर में कोई आपके पास इनोवेटिव आइडिया है, तो वो सब इनोवेटिव आइडिया इस हैकाथॉन के माध्यम से आप सरकार तक पहुंचा सकते हैं। अगर वो आपकी जो चीजें हैं वो इम्प्लीमेंट करने से एक विस्तृत पैमाने पर किसानों को लाभ होगा, तो उन सारी चीजों को सरकार उनको अमल में लाएगी और आपके आइडियाज को सरकार जन जन तक पहुंचाने का कार्य भी करेगी। उसी दृष्टिकोण से इस हैकाथॉन का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर आज हमने महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा की। कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, जिन क्वेश्चनों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, विश्व गौरैया दिवस को सबसे पहले किस संस्थान द्वारा मनाया गया था। सबसे पहले कौन सी संस्था थी जिसके द्वारा विश्व गौरैया दिवस मनाया गया था, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, नेचर फॉरएवर, ग्रीन पीस इंटरनेशनल। आपको बताना है किसके द्वारा मनाया गया था पहली बार विश्व गौरैया दिवस। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, राजीव युवा विकासन योजना का उद्देश्य 5 लाख बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। क्वेश्चन मतलब ऑप्शन इसमें जो कथन 2 है, कथन 2 क्या कह रहा है, योजना के लिए सरकार ने 6000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। अब कौन सा कथन सही है, कोर्ट के माध्यम से बताइए, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 2 दोनों सही है, ना तो एक सही है ना ही 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आदि रंग महोत्सव 2025 का आयोजन कहां किया जा रहा है, इंदिरा गांधी कला केंद्र नई दिल्ली, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय परिसर नई दिल्ली, राज सदन अयोध्या, भारत मंडपम नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह उत्सव, ठीक है,
उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। बेसिकली जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यहां पर कालजयी अयोध्या कला व साहित्य उत्सव के संदर्भ में देखिए, कालजयी अयोध्या कला व साहित्य उत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। यह उत्सव उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, यह पहला कथन है। दूसरा कथन है, महोत्सव का आयोजन 19 से 21 मार्च होगा। ठीक है, कब? 19 से 21 मार्च 2025 को हो रहा है। अब यहां आपको बताना है कूट के माध्यम से कि कौन सा विकल्प सही है। केवल कथन एक सही है, केवल कथन दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है ना ही दो सही है। डेट जरूर याद रखिएगा कि कालजयी अयोध्या कला व साहित्य उत्सव का आयोजन के संदर्भ में, डेट इसका जरूर याद रखिएगा। मुझे आई थिंक डेट गलत है यहाँ पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। बिल्ड भारत एक्सपो 2025 का आयोजन किस मंत्रालय और संगठन द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है? केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय और भारतीय उद्योग परिसंघ, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और नेस्कॉम, ग्रामीण विकास मंत्रालय और फिक्की, संस्कृति मंत्रालय और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। आपको यहां पर बताना है कि विल्ड भारत एक्सपो 2025 का आयोजन किस मंत्रालय और किस संस्था के द्वारा मिलकर किया जा रहा है, और इन पांचों प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, वीडियो आज का यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे कल अगले वीडियो में। इस वीडियो कि पीडीएफ पीपीटी इत्यादि प्राप्त करने के लिए आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। पिंड कमेंट आप चेक कर सकते हैं, पिंड कमेंट में एक कमेंट है जो पिन कर रखा गया है, वहां पर आप जाके इस पैकेज को परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है, और अन्य आपको किसी प्रकार की समस्या होती है तो उस समस्या के लिए आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। पिन कमेंट में हेल्पलाइन नंबर भी दे रखी गई है। ठीक है, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।